Hi guys, welcome to the episode 20th of अभ्यास सीरीज। जिस सीरीज में हम जेई एडवांस 2026 में आने वाले सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन टैकल कर रहे हैं। अभी तक हमने पेपर 1 कंप्लीट कर लिया है और पेपर 2 का सेक्शन 1 हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा पेपर 2 का सेक्शन 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, अगर पूरे जेई एडवांस के पेपर को एनालाइज करा जाए और एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है हम सोचें कि जो आईआईटी वाले हमेशा पूछेंगे 100% श्योरिटी के साथ है, बस वो है कि किसी और कॉन्सेप्ट के साथ उसको क्लब कर सकते हैं। तो वो जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज अ वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स विल बी रेडियल। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मल्टीपल हम कॉन्सेप्ट्स में। नाउ अगर आप 2019 का पेपर देखो, वहां पर भी एक क्वेश्चन आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। 2019 में इसको ग्रेविटेशन के साथ उन्होंने क्लब किया था। उसके बाद आने वाले पेपर्स में उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी के साथ उसको क्लब कर दिया। बट इन जनरल ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही आता रहेगा और आता रहा है। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। हाय एवरीवन, मेरा नाम आकाश मलिक है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी रुड़की। और आप लोगों की ये जो जर्नी है जेईई एडवांस के लिए पढ़ने की और उसको क्रैक करने की, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, सो आई फील लाइक आई कैन गाइड यू लिटिल बिट बेटर। So without wasting a lot of time, let's dive right into the question and see कि वो हमसे क्या पूछ रहा है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एंगुलर मोमेंटम l is moving in a circular orbit of radius r0 under the influence of an attractive force which is given by minus k by r square r cap, that is acting radially, keeping its angular momentum unchanged. The particle is displaced radially by a small distance del r, which is very less than the radius of the circular orbit, due to which its radial distance varies periodically. The corresponding time period is. तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसे समझना जरूरी है। उसके लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है डेमोन्स्ट्रेशन विजिबल होगा कि किस तरीके से मोशन हो रहा है। बट मैं और अच्छे से समझाने के लिए आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये रेडियली हम अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो मोशन वैसा बन कैसे पा रहा है। तो अगर देखो, ये हमारी एक सर्कुलर ऑर्बिट है एंड दिस इज द सेंटर, और यहां से r0 डिस्टेंस पर मैं एक पार्टिकल ले लेता हूं m मास का, जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है और इसका एंगुलर मोमेंटम l है। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज जहां पर टाइम पीरियड के बारे में बातचीत हो रही है या मोशन को एनालाइज करना है, ओमेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इस तरीके की चीजें निकालनी है, तो हमारे पास सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2 स्टेप्स हैं। तो मैं लिखता हूँ स्टेप 1 is to analyze the problem or analyze the situation at equilibrium position, and step 2 will be analyze the position after small displacement. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस पार्टिकल को यहां से उठा करके और हल्का सा dr डिस्प्लेसमेंट इसको दे दूं, और जैसा क्वेश्चन में दिया डेल आर मान लेते हैं, तो ये कुछ ना कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ चलेगा। तो हम ये तो इस चीज से इन्फर कर सकते हैं कि ये जो मोशन है एक ऑसिलेटरी टाइप का मोशन है। ठीक है, इतना ही अभी हमें देखना है। तो एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैं एक
पार्टिकल का एफबीडी बना देते हैं, एफबीडी एट इक्विलिब्रियम। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये मेरा पार्टिकल है, इस पर एक रेडियली इनवर्ड फोर्स लग रही है क्योंकि नेगेटिव साइन दिया है, विच मीन्स कि वो आपको अट्रैक्ट कर रही है इस फोर्स को, इस पार्टिकल को। तो मैं इसको एफ आर वेक्टर मान लेता हूँ। और जब कोई भी पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको काउंटर करने के लिए हम न्यूटन के थर्ड लॉ को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स अज्यूम करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो इस पर बाहर की तरफ लग रही होगी, एफ सेंट्रीफ्यूगल। तो एट इक्विलिब्रियम मैं कह सकता हूं कि एफ सी जो है वो एफ आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एफ सी कितना हो जाता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, आर नॉट। ठीक है, और एफ आर मुझे दिया हुआ माइनस के बाय आर, और अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आर इक्वल्स टू आर नॉट, तो माइनस के बाय आर नॉट एंड आर कैप। तो डायरेक्शन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, और इसका मॉड्यूल लेना है तो इट वर्क्स। और एक और चीज हमें दी हुई है कि एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम एल दिया हुआ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टॉर्क का। तो अगर आप फोर्सेस को एनालाइज करो तो फोर्सेस का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो है। तो बेसिकली अगर मेरा टॉर्क को मैं एफ डॉट डी लिख देता हूँ, बहुत लेमन टर्म की मैंने डेफिनेशन या फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट अभी यही मान के चलते हैं कि टॉर्क को मैंने एफ डॉट डी लिख दिया। अब मेरी फोर्स का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो है, तो उसकी वजह से टॉर्क तो जीरो नहीं हो सकता। पर मेरा जो ये डी है, डिस्टेंस एक वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट, और जब फोर्सेस रेडियली एक्ट कर रही हैं तो द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। जहां से हम ये कह सकते हैं कि मेरा टॉर्क इन दिस सिस्टम वो जीरो है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए अभी एनालाइज कर रहे हैं हम। तो मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम होता है एल, और हमने जैसे अज्यूम किया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, तो उसको लिख सकते हैं एम वी आर नॉट, है ना। तो मैं यहां से v की वैल्यू l बाय एम इंटू आर नॉट लिख सकता हूँ। ये मुझे करना है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा m इंटू एल बाय एम टाइम्स आर नॉट का होल स्क्वायर बाय आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के बाय, और माइनस हटा देते हैं यहाँ से, के बाय आर नॉट। ठीक है, अब मैं यहां से अगर आर नॉट की वैल्यू निकाल लूं तो वो आ जाती है मेरे पास एल स्क्वायर बाय एम की। ये क्यों निकाली मैंने, क्योंकि मैंने दो चीजें एलिमिनेट करनी है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखो तो उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब एंगुलर मोमेंटम और के जो कि हमारा कांस्टेंट है उसके टर्म्स में हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें आर नॉट या वेलोसिटी या कोई भी और टर्म हमारे एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैंने आर नॉट को कुछ कुछ ऐसा लिख लिया। अब स्टेप 2 पे जाते हैं, विच इज एनालाइजिंग द सिचुएशन आफ्टर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख देता हूं स्टेप 2, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल आर। तो मैं इससे ये लिख सकता हूं क्या कि मेरा जो आर है वो आर नॉट प्लस डेल आर हो जाएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो अब मैं ये वाली जो मेरी इक्वेशन है नेट फोर्स निकालने के लिए, इसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो मेरे पास इस सिनेरियो में नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा एफ आर माइनस एफ सी, विच इज माइनस के बाय आर एंड माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर। अभी हमने ऊपर देखा कि आर को हमने आर नॉट प्लस आर लिखा है, तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये हो जाएगा आर नॉट प्लस डेल आर माइनस एम
और वी स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, एल स्क्वायर बाय एम नॉट स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, तो एल बाय एम आर नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस डेल आर। अब एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत प्यारा सा जिसको हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर 1/1 प्लस एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर है और हमें दिया हुआ है दैट एक्स इज वेरी वेरी लेस देन वाई, तो हम इसको कुछ 1 माइनस 2x बाय वाई लिख देते हैं। प्रूफ आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे जब आप बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर पढ़ते हैं। एंड सिमिलरली अगर मेरा x प्लस वाई है, इस सिनेरियो में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको डायरेक्टली y अज्यूम कर सकते हैं सिंस x इज वेरी वेरी लेस देन y। तो वही अप्रोक्सीमेशन मैं कुछ इस इक्वेशन में यूज करूंगा और यहां से मेरे पास नेट फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ k बाय आर नॉट का क्यूब इंटू डेल आर। इतनी सिचुएशन आपको क्लियर होनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ऑसिलेटरी मोशन है। अब अगर कोई भी ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है which is a specific category of oscillatory motion, तो उसमें एक कंडीशन का होना बहुत जरूरी है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्टेंस से कम होना चाहिए, उसी सिनेरियो में एसएचएम बनता है। और वो हमें इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कुछ यहां पर दिया हुआ है, ये दैट इज डेल्टा आर इज वेरी वेरी लेस देन आर नॉट। अब मैं यही चीज इस इक्वेशन में देखूंगा, तो अगर कोई भी मोशन एसएचएम है तो उस पर जो नेट फोर्स है वो कुछ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में होगी, और ओमेगा स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है और एक्स इज नथिंग बट डेल आर, एक्स जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये हो गया माइनस के बाय आर नॉट क्यूब इंटू डेल आर। माइनस से माइनस गया और डेल आर से डेल आर गया, तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू जो निकल के आ जाती है वो आ जाती है k बाय आर नॉट का क्यूब रेज टू द पावर 1/2। ओमेगा आ गया। मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी कुछ इस तरीके से है कि मैं आपको ज्यादातर फॉर्मूलाज नहीं बताता हूँ। जैसे टाइम पीरियड में अगर आप एसएचएम पढ़ते हैं तो आप दो मेन फॉर्मूलाज यूज कर लेते हैं, अगर 2π√L/G 2π√M/K, और ये सिर्फ एक किसी ना किसी स्पेसिफिक कंडीशन में फॉर्मूला वैलिड होता है। जे वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं देते हैं। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2π, बेसिकली 2π भी नहीं मानते हैं, सर्कुलर मोशन है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 2πr विच इज द होल सर्कमफेरेंस, और वेलोसिटी मेरी v हो गई। सर्कुलर मोशन है, v बाय r इज नथिंग बट ओमेगा, तो मैं यहां से टाइम पीरियड को 2π बाय ओमेगा लिख देता हूँ। ये चीज आप लोग याद रख सकते हो, ये हर सिनेरियो में वैलिड रहेगी। ओमेगा हमने कैलकुलेट कर लिया, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है 2π L क्यूब अपॉन M/K²। अब अगर आप ऑप्शंस को एनालाइज करें तो हमारा 2π L क्यूब बाय M/K² ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने हमारा पेपर 2 का सेक्शन 1 कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया, डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आया कि मोशन एक्चुअली कैसे हो रहा है, और मोशन होने के पीछे का रीजन समझ में आया, और ऑसिलेटरी मोशन में से स्पेसिफिक हम एसएचएम कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको समझ में आया। बाकी तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो आप लोग भी कर सकते हैं। चलो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ भी कमेंट करो। मैं तो कहूँगा भर भर के कमेंट आने चाहिए, अच्छी वीडियो लगी है उसके बारे में, कोई डाउट है उसके बारे में। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय, एंजॉय।